नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। आइए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज जिले के माजागढ़ थाना क्षेत्र के धर्मपरसा अहिर टोली गांव में मामूली विवाद के बाद मारपीट की घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार अलगू चौधरी अपनी बाइक से रात को घर लौट रहे थे। इसी दौरान उनकी बाइक की टक्कर प्रभु यादव के ट्रैक्टर से हो गई। इस घटना के बाद दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई। आरोप है कि प्रभु यादव समेत 4 लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर अलगू चौधरी को गंभीर रूप से घायल कर दिया। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और किसी तरह बीच बचाव कर घायल को वहां से हटाया। इसके बाद परिजनों ने उन्हें इलाज के लिए माजागढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार किया गया। पीड़ित अलगू चौधरी ने बताया कि केवल ठोकर लगने की बात पूछने पर उनके साथ मारपीट की गई। उन्होंने कहा कि उपचार के बाद मामले की लिखित शिकायत माजागढ़ थाने में दी जाएगी, ताकि आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। पुलिस शिकायत मिलने के बाद पूरे मामले की जांच करेगी। गोपालगंज जिले में शराब तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कुचायकोट पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने बलथरी चेक पोस्ट पर वाहन जांच के दौरान एक ट्रक से 477 लीटर देशी शराब बरामद की। इस कार्रवाई में एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया, जबकि शराब की खेप ढोने में इस्तेमाल किए जा रहे ट्रक को भी जब्त कर लिया गया। गिरफ्तार तस्कर की पहचान माजागढ़ थाना क्षेत्र के सिपहा जस गांव निवासी बलिंद्र महतो के पुत्र सूरज कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि शराब की खेप कहां से लाई गई थी और इसे किस स्थान तक पहुंचाया जाना था। पुलिस इस मामले में तस्करी के पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देश पर जिले में शराब के विरुद्ध लगातार विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक कार्यालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में शराब की बरामदगी, तस्करी की गिरफ्तारी तथा वाहन जब्त किए जाने की आधिकारिक पुष्टि की गई है। गोपालगंज सदर अस्पताल में डॉक्टरों की 1 दिवसीय हड़ताल के कारण स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित रहीं। अरवल में सिविल सर्जन पर हुए हमले के विरोध में बिहार राज्य स्वास्थ्य सेवा संघ के आह्वान पर जिले के चिकित्सकों ने ओपीडी सेवा का बहिष्कार कर विरोध प्रदर्शन किया। डॉक्टरों ने हमले के आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी और राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग उठाई। उनका कहना था कि सुरक्षित माहौल के बिना डॉक्टर भयमुक्त होकर अपनी सेवाएं नहीं दे सकते। हड़ताल के चलते सुबह से ही अस्पताल परिसर में मरीजों की भीड़ लगी रही, लेकिन ओपीडी बंद रहने के कारण दूर दराज के गाँव से इलाज कराने आए लोगों को बिना चिकित्सीय परामर्श के लौटना पड़ा। बुजुर्ग, महिलाएं और गंभीर मरीज सबसे अधिक परेशान दिखे। पर्ची काउंटर पर लंबी कतारें लगी रहीं, जबकि उपचार नहीं मिलने से मरीजों और उनके परिजनों में निराशा देखी गई। डॉक्टरों ने चेतावनी दी कि यदि दोषियों पर त्वरित कार्रवाई और अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत नहीं की गई तो आंदोलन को आगे और भी तेज किया जा सकता है। आज पूरे बिहार में सरकारी अस्पतालों का ओपीडी का कार्य बहिष्कार किया गया है। कारण है कि हमारे अरवल जिला के सिविल सर्जन साहब को भीड़ ने पिटाई की है और 5 दिन हो गया। सरकार से बार बार हम लोग गुहार लगाते रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं की गई है आरोपियों पे और वो लोग छुट्टा घूम रहे हैं। पूरे अरवल में भय का माहौल है, वहाँ काम करने के लिए डॉक्टर तैयार नहीं है और उनको साथ हम लोग अपनी एकजुटता दिखा रहे हैं और हम चाहते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था जो है चाक चौबंद की जाए। वही नहीं, पूरे बिहार में की जाए कि आए दिन कहीं न कहीं हंगामा होता रहता है, कहीं मारपीट होती है, कहीं तोड़फोड़ होता है। तो सरकार का अस्पताल है, सरकार के हम पदाधिकारी हैं, हम कर्मचारी हैं, हमारी सुरक्षा का पूरा जवाबदेही सरकार का है। वो हमें सुरक्षित वातावरण देंगे तभी हम अपने मरीजों का अच्छे से इलाज कर सकेंगे। ये आज का कार्य बहिष्कार है ओपीडी का। कल से पूरे राज्य में पूर्व की तरह ओपीडी व्यवस्था चालू रहेगी और हम लोग आगे क्या कार्रवाई करेंगे ये डिपेंड करता है कि सरकार का रवैया क्या रहता है। सरकार अगर कार्रवाई करती है तो हम लोग सब मिलकर काम करेंगे, कार्रवाई नहीं करेगी तो और भी कठोर निर्णय लिए जाएंगे। हो सकता है इमरजेंसी बाधित हो जाए,
हो सकता है इवन मेडिकल कॉलेज का सारा काम बाधित हो जाए। तो सरकार को हम लोग आगाह कर रहे हैं कि हमारी जनता को और मुसीबत में नहीं डालें। गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के नवादा गांव में सस्ता सोना दिलाने का झांसा देकर पंजाब के 2 युवकों से 7,50,000 रुपए लूटने का मामला सामने आया है। पीड़ितों के अनुसार उन्हें सोना दिखाने के बहाने सुनसान स्थान पर बुलाया गया, जहां पहले से मौजूद आधा दर्जन लोगों ने मारपीट कर नगदी, सोने की अंगूठी और अन्य जेवर छीन लिए। सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। घटनास्थल से एक बाइक भी बरामद की गई है। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनकी पहचान मानिकपुर निवासी अभिषेक पाठक और रजोखर नवादा निवासी मनीष कुमार के रूप में हुई है। बताया गया कि पंजाब के पटियाला निवासी कमल कृष्ण कुमार अपनी बहन की शादी के लिए सोना खरीदने गोपालगंज आए थे। उनकी पहचान पहले पूर्वी चंपारण में एक व्यक्ति से हुई थी, जिसने सस्ते दाम पर खरा सोना दिलाने का भरोसा दिया था। सदर एसडीपीओ 1 चंदन कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पीड़ित और आरोपितों के पहले से परिचित होने की बात सामने आई है। पुलिस ठगी और लूट दोनों पहलुओं पर जांच कर रही है और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। गोपालगंज जिले के मांसागढ़ थाना क्षेत्र के दानापुर गांव के समीप NH 27 पर शाम को हुए सड़क हादसे में बाइक सवार टाटा कंपनी के एक कर्मी की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान सिद्धवलिया थाना क्षेत्र के बखरौर गांव निवासी मार्कंडेय पांडे के पुत्र राजीव पांडे के रूप में हुई है। बताया जाता है कि राजीव पांडे कंपनी के कार्य से जिला मुख्यालय आए थे और काम पूरा करने के बाद बाइक से घर लौट रहे थे। इसी दौरान दानापुर गांव के समीप एक अनियंत्रित पिकअप ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद पिकअप चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। सूचना मिलने पर मांसागढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने मृतक के परिजनों को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने घटनाग्रस्त पिकअप को जब्त कर लिया है और फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है। वाहन मालिक और चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। गोपालगंज जिले में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर बिहार पुलिस का विशेष जागरूकता अभियान ऑपरेशन विधिक पालक शुरू हो गया है। अभियान के दूसरे दिन शहर के SS बालिका विद्यालय और जादूपुर स्थित राम रतन शाही उच्च विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित कर छात्र छात्राओं को महिला सुरक्षा से जुड़े कानूनों की जानकारी दी गई। महिला पुलिस पदाधिकारियों की मौजूदगी में विद्यार्थियों को महिलाओं के प्रति सम्मानजनक व्यवहार तथा कानून उल्लंघन के गंभीर परिणामों से अवगत कराया गया। पुलिस अधिकारियों ने छीटाकशी, छेड़छाड़, स्टॉकिंग, यौन उत्पीड़न, दहेज हत्या, तेजाब हमला, बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं से जुड़े कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। यातायात DSP मिश्रा सुमेश ने बताया कि 21 जुलाई से 10 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान के तहत स्कूलों, कॉलेजों, कोचिंग संस्थानों और छात्रावासों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। विद्यार्थियों के बीच महिला सुरक्षा कानूनों से संबंधित पंपलेट भी वितरित किए गए। पुलिस का कहना है कि कानून की सही जानकारी देकर युवाओं को अपराध से दूर रखना और समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान व सुरक्षा की भावना विकसित करना ही इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। गोपालगंज जिले के ऊंचगांव थाना क्षेत्र के साहेब राय टोला में आपसी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें एक महिला समेत 3 लोग घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए ऊंचगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए सदर अस्पताल रेफर कर दिया, जहां उनका इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार अनीता देवी का किसी बात को लेकर अपने भाई और भाभी से विवाद हो गया। देखते ही देखते कहासुनी मारपीट में बदल गई। आरोप है कि विवाद के दौरान अनीता देवी के भाई ने लाठी से हमला कर उनका सिर फोड़ दिया। इस मारपीट में नंद किशोर प्रसाद और उनकी पत्नी सोनी देवी भी घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने पर ऊंचगांव थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने दोनों पक्षों के घायलों का बयान दर्ज कर पूरे मामले की जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाना क्षेत्र में मछली पकड़ने के दौरान
गंडक नहर में डूबने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना बघौच गांव के पास की है, जहां बंजरिया गांव निवासी 39 वर्षीय भुटेली महतो अपने साथियों के साथ मछली मारने गए थे। बताया जाता है कि नहर में पानी का बहाव काफी तेज था। इसके बावजूद वह मछली पकड़ने के लिए पानी में उतर गए। इसी दौरान अचानक गहरे पानी में डूब गए और लापता हो गए। घटना के बाद आसपास के लोगों ने उनकी तलाश शुरू की। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद उनका शव नहर से बाहर निकाला गया। सूचना मिलने पर कुचायकोट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। परिजनों ने बताया कि भुटेली महतो बाहर रहकर मजदूरी करते थे और करीब 1 माह पहले ही घर आए थे। उनकी असामयिक मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पत्नी, बच्चों और अन्य परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस मामले की आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी कर रही है। आपको बताते चले कि गोपालगंज के वर्षों से बंद पड़ी सासामुसा चीनी मिल का मुद्दा एक बार फिर बिहार विधानसभा में गूंजा। बरौली के जदयू विधायक एवं बिहार विधानसभा के उप मुख्य सचेतक मंजित कुमार सिंह ने ध्यान आकर्षण सूचना के माध्यम से गन्ना किसानों और मिल कर्मचारियों के बकाया भुगतान, मशीनरी की नीलामी तथा मिल के पुनरुद्धार का मामला जोरदार ढंग से उठाया। उन्होंने सदन में बताया कि चीनी मिल पर किसानों का लगभग 43 करोड़ रुपए और कर्मचारियों का करीब 9 करोड़ 50 लाख रुपए बकाया है, जिससे हजारों परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। विधायक ने आरोप लगाया कि एनसीएलटी प्रक्रिया के तहत मिल की लगभग 80% चालू हालत वाली मशीनरी को मात्र 17 करोड़ 64 लाख रुपए में नीलाम करने की तैयारी है, जबकि एक निवेशक बैंक का बकाया चुकाकर मिल को दोबारा शुरू करने का प्रस्ताव दे चुका है। उन्होंने सरकार से परिसमापन प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने, किसानों और कर्मचारियों का 100% बकाया भुगतान सुनिश्चित कराने और मिल को पुनः चालू कराने के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की। मंजित सिंह ने कहा कि सासामुसा चीनी मिल क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है और इसके पुनर्जीवन से रोजगार व औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी। गोपालगंज के बंद पड़े सासामुसा चीनी मिल पर गन्ना किसानों का करीब 43 करोड़ एवं कर्मचारियों का 9 करोड़ 50 लाख रुपया बकाया है। इस मिल पर बैंक का बकाया करीब 68.40 करोड़ रुपए ऋण की वसूली हेतु राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण कोलकाता बेंच द्वारा परिसमापन प्रक्रिया में प्लांट एवं मशीनरी का 17.64 करोड़ रुपये में निविदा कर दी गई है, जबकि मशीनरी लगभग 80% कारगर है। इस बीच एक निवेशक ने बैंक ऋण वापसी कर मिल को पुनः चालू करने का प्रस्ताव एनसीएलटी कोलकाता को दिया है। निविदा प्राप्त कंपनी मिल के मशीनरी को काटने का कार्य शीघ्र संपन्न करना चाहती है, जबकि कैबिनेट द्वारा गन्ना किसानों के बकाया राशि का भुगतान की स्वीकृति सशर्त दी गई है। मोतिहारी, गोपालगंज सहित अन्य जिलों में किसानों का बकाया राशि का भुगतान कराया जाए। अतः किसान, कर्मचारियों एवं राज्य के औद्योगिक विकास के हित में सासामुसा चीनी मिल को पुनः चालू करने हेतु परिसमापन प्रक्रिया में तत्काल हस्तक्षेप करने हेतु मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं। माननीय मंत्री गन्ना उद्योग विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, सासामुसा चीनी मिल एनसीएलटी कोलकाता बेंच में प्रक्रियाधीन है और इसकी अगली सुनवाई 12/8 को है। सासामुसा चीनी मिल परिचालन प्रस्ताव के लिए पेराई सत्र कृषकों का जो 43 करोड़ का राशि है सरकार के द्वारा स्वीकृत कर दी गई है और सरकार पूरी तरह से गंभीर है। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि सभी बंद पड़े चीनी मिल, नई चीनी मिल को खोलने का लक्ष्य रखा गया है। जो भी चीनी मिल 90 के दशक में बंद हो गए थे, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासनकाल में ही मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित हुई थी, जिसकी लगातार बैठकें चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में सभी सारे
बंद पड़े चीनी मिल और नई चीनी मिल का खुलने का रिकॉर्ड होगा, ये मैं माननीय सदस्य को भरोसा दिलाता हूं। अब शून्यकाल लिए जाएंगे। आज पूछ लीजिए। इनके बाद विनय बाबू, इनके बाद विनय जी। दो मसले हैं इसमें। पांडे जी बैठ जाइए। एक, अध्यक्ष महोदय, किसानों के बकाया राशि का भुगतान का मामला है। 4.5 वर्ष से अधिक मिल ये बंद हो गए और 10,000 से अधिक किसानों का 43 करोड़ रुपया बकाया है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि राज्य मंत्री परिषद ने निर्णय लिया है कि मिल चालू होने के 1 वर्ष बाद किसानों को 43 करोड़ रुपया जिला पदाधिकारी गोपालगंज से उनकी सूची के सत्यापन के बाद दी जाएगी। महोदय, 4 साल में किसानों के बकाया राशि का भुगतान नहीं हुआ। मिल कितने दिनों के अंदर चलेगा वो भी भविष्य के गर्त में है। महोदय, क्या मिल अगर 10 साल नहीं चले तो सरकार किसानों के बकाया राशि का भुगतान नहीं करेगी और सरकार ने निर्णय लिया है कि सरकार को ही भुगतान मिलों का पैसा किया जाना। अध्यक्ष महोदय, दूसरी महत्वपूर्ण बात, इन्होंने एनसीएलटी की बात की है। अध्यक्ष महोदय, एनसीएलटी के पूरे नियम और शर्तों को देखा जाए महोदय, एनसीएलटी में पक्षकार अध्यक्ष महोदय हमारे किसान भी हैं, उसमें हमारे स्थानीय जो विधायक हैं वो भी हैं, लेकिन सरकार भी उसमें पक्षकार है महोदय। लेकिन किसानों को उसमें पक्षकार नहीं बनाया गया, उसमें स्थानीय प्रतिनिधियों को पक्षकार नहीं बनाया गया और 12.5 करोड़ रुपए की जो चीनी की बिक्री हुई, वह चीनी का बिक्री करके किसानों के खाते में सर ट्रांजिट करना था, लेकिन वह सीधे बैंक के खाते में जमा कर दिया गया। एनसीएलटी केवल बैंकों की बात सुन रही है, किसानों के बकाया और कर्मचारियों की बकाया की बात वह नहीं सुन रही है। अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना अध्यक्ष महोदय, एक निवेशक ने आज ही यह प्रस्ताव दिया है कि बैंक के जो बकाया राशि है 60 करोड़ रुपए, हम उस पैसे को आज ही जमा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार एनसीएलटी में हस्तक्षेप करे कि वह मिल को नहीं काटा जाना चाहिए, मिल के जमीन की नीलामी नहीं की जानी चाहिए और इसी नवंबर-दिसंबर में हम सासा मूसा मिल को चालू कर देंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं हाथ जोड़ के आपसे कहता हूं, 10,000 से अधिक किसानों की सवाल। अध्यक्ष महोदय, एनसीएलटी में अधिकार है सरकार को हस्तक्षेप करने के लिए, सरकार तत्काल हस्तक्षेप करे कि नीलामी की प्रक्रिया पर रोक लगे, उसके मशीन के कटिंग पर रोक लगे और जो कैबिनेट ने फैसले किए हैं उसके नियमों में सरकार परिवर्तन करके, उस संकल्प में परिवर्तन करके और एक समय सीमा में 10,000 किसानों को जो 43 करोड़ रुपए बकाए हैं महोदय, वह समय किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से सरकार दे दे। सर, इसे सरकार तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आप इसे देख रहे थे पब्लिक टाइम्स पर। नमस्कार।